बिक रहा पाकिस्तान, क्या खरीदोगे साहिबान? जी हां, ये बात आज पाकिस्तान के लिए सही साबित हो रही है। महंगी ब्याज दरें, बढ़ती महंगाई और खाली होता विदेशी मुद्रा भंडार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कंगाल करने पर जैसे आमादा है। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान के रहनुमाओं ने भी तंगहाली की मार झेलते इस मुल्क से किनारा मानो कर लिया है। हालातों को देखें तो कहना गलत नहीं होगा कि ये बस अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। तंगहाली, आर्थिक बदहाली और महंगी ब्याज दरों की बदौलत आज पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। घास की रोटी खाकर एटम बम की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के पास अब महज 18 दिनों के गुजर बसर का पूरा सामान बचा है और महंगाई तो माशाल्लाह इस मुल्क को निगलने पर आमादा है। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई 27.6% पर पहुंच चुकी है, जो कि 1975 के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन इस मुल्क के बेबस आला कमान के पास कर्ज के लिए सरकारी संपत्तियां बेचने और अपने रहनुमाओं की दहलीज पर सिर पटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन वो कहते हैं ना, तंगहाली में अपने ही गैर हो जाते हैं। वही हाल अब पाकिस्तान का हो चुका है। अपनों ने पीठ दिखा दी है और अब अपने पास कुछ बचा नहीं। पाकिस्तान की हालत चौतरफा खराब है। रही सही कसर दुनिया में उसकी तबाह इमेज ने पूरी कर दी है। मतलब ये कि पाकिस्तान IMF या दूसरे देशों से भीख मांगे भी तो कैसे। करप्शन के मामले में पाकिस्तान इस दुनिया के करप्ट देशों की लिस्ट में 140वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो चलिए आज इसी मुद्दे से करते हैं स्वदेश आर की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान करप्शन में मजीद तरक्की कर गया, यानी मुल्क में करप्शन पहले की निस्बत और बढ़ गई। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताइएगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको क्या लगता है कि किस मुल्क में ज्यादा करप्शन होती है? सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो इंडिया था जो कहता था कि पाकिस्तान बहुत पावरफुल है। आज वो इंडिया के वो कहता है कि पाकिस्तान का हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। अपनी कंट्री के साथ वो बहुत सिंसियर हैं, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बेस किया जाए तो फिर बिल्कुल ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है किस मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन होती है और कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा करप्ट माना जाता है? पाकिस्तान। और फिर अगेन वो पहले मुल्क का सोचते हैं, जेबें बाद में भरते हैं। हमारे यहाँ पे ना क्रिएटिविटी है, ना इनोवेशन है, ना कोई मोटिवेशन है। करप्शन का लिंक इकोनॉमी के साथ है और इकोनॉमी का लिबर्टी और डेमोक्रेसी के साथ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके लिहाज से अगर यहाँ करप्शन होती है तो इस वजह से क्या मुल्क पीछे है इंडिया से? इंडिया आप देखते हैं डेवलपिंग कंट्री बनता जा रहा है। यार यहाँ सारे चोर हैं, हम जो मर्जी कर लेना, सारे ही चोर हैं। चीमा साहब, सबसे पहले तो लाइटर नोट पे है, दुआ करें कि जो IMF का वफद गया है वो दान अखबार ना पढ़ दे जिसमें लिखा है कि आपका करप्शन का इंडेक्स क्या है, क्योंकि उसमें अगर उन्होंने करप्शन का इंडेक्स देख लिया तो फिर वो हो सकता है वो अपने बटवे शटवे लपेट कर वापस आ जाए। पाकिस्तान की नाक एक बार फिर से इंटरनेशनल मंच पर कट गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वर्ल्ड वाइड देशों में भ्रष्टाचार की लिस्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तान 140वें नंबर पर आया है। लिस्ट में जिस देश के जितने ज्यादा नंबर, वो उतना ही ज्यादा भ्रष्ट। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में कौन सा नंबर? पाकिस्तान करप्शन में मजीद तरक्की कर गया, यानी मुल्क में करप्शन पहले की निस्बत और बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट में पाकिस्तान 140वें नंबर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में एक दर्जे मजीद तनज़ुली के बाद करप्शन वाले 180 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 140वां है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि CPI इंडेक्स में पाकिस्तान 28 से 27 पॉइंट्स पर आ गया है। हालिया अरसे में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शफाफियत 2018 में रिकॉर्ड की गई, जब पाकिस्तान का स्कोर 33 था। ताहम 2018 के बाद के बरसों से पाकिस्तान के स्कोर में मुसलसल कमी आई है। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में रैंक से मालूम होता है कि दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में करप्शन की सूरत हाल किस कदर मखदूश है। भूखों मरते पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार वहाँ के भ्रष्ट नेता भी हैं, जो कटोरा लेकर IMF के सामने हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स चुटकियां ले रहे हैं कि कहीं IMF ने ये रिपोर्ट पढ़ ली तो क्या हो। इस वक्त मुझे ये बताएं, आपका कोई ऐसा डिपार्टमेंट आप बता दें जो करप्शन से मुबर्रा हो?
या कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बता दें कि ये सही चल रहा है, बिल्कुल ये देखें जी आइडियल है, ये बिल्कुल आइडियल है, बड़ा शफाफ चल रहा है, शफाफ चल रहा है। एक भी डिपार्टमेंट एक दूसरे से बढ़ के सारे जुडिशरी की ताड़ साहब वो तो कहते हैं फाइलें बना लेते हैं जेडे जज कमजोर होंगे ने। एक चीफ जस्टिस गुजरे थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ ही गलत थी, तो मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, तो वो क्या करते थे कि उनसे अपनी मर्जी के फैसले करा लेते थे और कहते थे अगर तुमने ये फैसला ना किया तो हम बता देंगे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तुम्हारे ऊपर केस जाएगा, जुडिशियल काउंसिल में जाओगे, सारे पॉक्स प्रिविलेज, ओ पूरा गरीब जिन्हें दे टेन्योर रहा है वो बेचारा धक्के ही खांदा रहा है। इस तरह तो ब्लैकमेलिंग तो फिर पाकिस्तान भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है और भारत का सूरज दुनिया में चमक रहा है। पाकिस्तानी भी ईमानदार भारत का गुणगान कर रहे हैं। बेईमानों के हाथ में आ गया सब कुछ, तो क्या बचेगा पीछे? होता ना, हुकूमत भी तो ईमानदार होनी चाहिए ना। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप देखें, हुकूमत को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार पब्लिक सो गई है, हम 500 का पेट्रोल कर दें, 1000 का कर दें, इन्होंने डलवाना है। बात यह है कि जब कोई दे ही नहीं रहा तो मजबूरन, ना चाहते हुए भी मजबूरन यानी कि लेना पड़ता, कदम उठाना पड़ता, क्या करें और मरे। ये गवर्नमेंट जो है, सारी गवर्नमेंट, ये इनको रब बोला हुआ, अल्लाह बोला हुआ, सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। ये मुसलमान हो के बेईमानों के उस्ताद है। पूरी ये जो पाकिस्तान, अल्लाह माफ करे, ये चोरों से भरा पड़ा मुल्क है। इसमें मैं भी ऊपर से हम भी जैसे हुक्मरान, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। मैं एग्री करता हूँ। इंडिया वाले कैसे ग्रो करके, मैं आगे उनसे भी यही सवाल कर रहा था, हर किसी से ये कर रहा हूँ कि भाई 1 अरब 40 करोड़ इंडिया वाले जो भी ना, जो दूसरे कंट्री है जितने भी हैं, वो कम से कम ईमानदार हैं। ये बेईमान इकट्ठे हो। हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, मुसलमान में ईमान है कि मिसाल है ये पाकिस्तानी जो ना, ये मुसलमान बेईमान, ये बेईमानों से भरा पड़ा ये हमारा मुल्क, कसम अल्लाह की। कोई पूछने वाला नहीं। इधर तो रब करे को हजरत उमर फारूक जैसा कोई लीडर आ जाए, तभी ये ठीक हो गए। पाकिस्तान भयंकर करप्ट देश के तौर पर दुनिया में जाना जा रहा है और भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर। भारत को इस मकाम पर पहुंचाने का पूरा क्रेडिट पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। ये देखें ना आप, इंडिया कितना आगे है। बिल्कुल। आप आईटी सेक्टर देख लें सर, ठीक है, इंडिया बहुत आगे है, पाकिस्तान से 1000 गुना आगे है, ठीक है। जो बाहर की जितनी इकोनॉमी है, जो आईटी सेक्टर की है, आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सारे इंडिया में जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत कम आते हैं। ये नरेंद्र मोदी जो भी हैं, उनका इस लिहाज से काम अच्छा है, ठीक है, ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। पाकिस्तान के नेताओं की इसी फिलॉसफी ने पाकिस्तान को इतिहास में सबसे बुरे दौर में पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की नाक इनसे कट गई है। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार कामरान साकी साहब जुड़ चुके हैं। कामरान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत खैर मकदम। और इसके साथ ही अमित रंजन साहब हैं, रिसर्च फेलो NUSA। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश में। सबसे पहले कामरान साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहूँगा कि एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते ये तकलीफ देता है कि जब हम वहाँ की आवाम को इस तरह से देखते हैं और जिस तरह की इस तरह की स्थितियाँ हैं, फिलहाल आप लोगों के बीच किस तरह की चर्चा हो रही है, और क्या ये परिस्थितियाँ इस वजह से हैं क्योंकि मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो केवल सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उनको पता था, लेकिन एक विजन जो है, एक मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखिए, ये जो करप्शन है, ये आपको पता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में इंडिया का मसला नहीं है, बल्कि एक आलमी मसला है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में है, और ऐसा नहीं है कि कोई भारत जो है वो इससे दूध से धुला हुआ है, या डेवलप्ड ममालिक जो है वो इससे दूध से धुले हुए हैं और वहाँ पे ये मसाइल नहीं है। ये मसाइल यकीनन हैं, और इस रीजन में खास तौर के ऊपर जब हम पाकिस्तान और इंडिया की सियासत का कंपैरिजन करते हैं तो इनमें ये मुमासलत मिलती है कि ये इलेक्शंस के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बल्कि इनके ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो बाद में इनसे मफादात जो है वो उठाते हैं, जिसकी वजह से उसका खमियाजा जो आम टैक्स पेयर है, जो लेमैन है, उसे भुगतना पड़ता है। वो बेचारा इन जो IMF, वर्ल्ड बैंक और उनसे तरले मिलते हैं, दोस्त ममालिक से करके पैसे इकट्ठे करने पड़ती हैं, उनका खमियाजा वो भुगतता है। बिल्कुल, कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से जो है कामरान साकी साहब से हमारा संपर्क ऐसा नहीं है, ऐसे भी
जी कामरान साहब, कुछ टेक्निकल दिक्कत है आपके नेटवर्क में। हाँ, अभी सही है, बोलें। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि IMF या दोस्त मालिक जो है वो हमसे भाग रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। और बदकिस्मती से इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम कभी इकट्ठे आजाद हुए थे, तो पहले दिन से ही वो ख्वाब देख रहा है कि हम खुदा न खास्ता टूट जाएं, बिखर जाएं और वापस लौट आएं। कामरान साकी साहब, आपने शायद मेरे सवाल को ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते हमको वहां की आवाम और ये तकलीफें पूरी दुनिया देख रही है। वो तो हमें भी चिंता है ना। वहां पे जब हमने कोरोना के दौरान आपके लोगों को सड़कों पे लेटे हुए देखा, ऑक्सीजन के बगैर देखा, तो चिंता तो हमें भी थी। साहब जो बातें आप कह रहे हैं, जो बातें हमने तो आपके मुल्क के लोगों की मुल्क के लोगों की प्रतिक्रिया भी सुनाई। वो प्रतिक्रिया तो झूठ नहीं बोल रही, वो प्रतिक्रिया साफ कह रही है। वहां सीधे कहा जा रहा है कि लोग मान रहे हैं कि कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है। ना कश्मीर में लोग क्या कह रहे हैं, जो खालिस्तान तहरीक है वो क्या कह रहे हैं। आप कुछ लोगों की बातों की बात ना कीजिए, अक्सरियत की बात कीजिए। ये चीजें छोटे छोटे क्लिप्स और यूट्यूब अगर आपको लग रहा है कि आपके मुल्क की इस वक्त महंगाई, वहां के आवाम की तकलीफें ये बहुत छोटे मुद्दे हैं, तो माफ कीजिएगा, ये बात सही नहीं आती। एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते आप इस बात को अगर एक छोटी बात कह रहे हैं कि भाई आटे दाल की किल्लत की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कामरान साहब, पूरी दुनिया देख रही है आटे दाल की किल्लत। ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं। आपकी मीडिया में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, मुश्किल हालात रहते हैं और उन्होंने ऐसे तरीके से निकले हैं। इंडिया में क्या ऐसे कभी हालात नहीं आए कि उन्हें जो है कम से कम इस तरह के हालात नहीं आए, इस तरह के हालात नहीं आए कि आपकी आवाम खुद कह रही है कि वो त्रस्त हो चुकी है। और आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आंकड़े, कामरान साहब आंकड़े झूठ नहीं बोलते। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, जरा मैं अमित रंजन साहब के पास जाऊं। अमित रंजन साहब, जो आंकड़े गवाही दे रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्थितियां बेहतर नहीं हैं, और हर दिन के साथ खुद पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और आज हम देख रहे हैं कि अभी भी शायद जो वो सच का सामना करने की बात है, वो पाकिस्तान इस बात से कहीं ना कहीं कतराता हुआ नजर आया। आपकी चिंताएं क्या है? देखिए, मैं 2 दिन पहले सुन रहा था, आतिफ मियां पाकिस्तान के काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट है, जिनको इमरान खान साहब ने अपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में रखा था, लेकिन उनके अहमदिया होने के कारण काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और उनको हटाया गया। और उस प्रोटेस्ट में 2 लोगों ने, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने आतिफ मियां की सॉलिडारिटी में इस्तीफा भी दे दिया। तो आतिफ मियां एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, 2C का। एक तो अगर उन्होंने कहा कि एक टिपिंग पॉइंट नहीं आया है अभी, और उस टिपिंग पॉइंट पे जाने से बचने के लिए या फिर स्थिति सुधारने के लिए 2 चीज चाहिए। एक कॉम्पिटेंसी चाहिए सिस्टम में, एस्टेब्लिशमेंट में, और दूसरी करेज चाहिए। करेज इन द सेंस कि पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं उनको एक जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं उससे हट के दूसरी पॉलिसी की तरफ मूव करने के लिए करेज चाहिए। वो करेज उनको अभी यूज करना चाहिए। यही बात फैसल बारी ने अपने आर्टिकल में भी लिखा कि जो रिफॉर्म्स है वो रिफॉर्म्स, बहुत डीप रिफॉर्म्स की जरूरत है आज पाकिस्तान को। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप IMF हुआ, सऊदी हुआ, या फिर जो भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं पाकिस्तान के, उनसे आप कितने दिन तक डिपेंड रह सकते हैं? वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। और दूसरा क्या कि अगर आपको कुछ मदद मिलती भी है तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक होना चाहिए। करप्शन, देखिए करप्शन है। अगर मैं थोड़ा सा इस पे डाइग्रेस करूँगा, अगर आप श्रीलंका का केस देखें तो श्रीलंका में भी जब माहौल शुरू हुआ था उसके बाद में मीडिया रिपोर्ट्स आई और रिसर्चर्स ने कुछ रिसर्च किया तो पाया गया कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके लिए भी लोगों ने लोन लिया। क्योंकि उनको अपनी जेबें भरनी थी। तो वो बात अभी तक पाकिस्तान में अभी क्या है कि वो रिपोर्ट्स वैसी नहीं आ रही हैं। लेकिन करप्शन जो आप कह रहे हैं, करप्शन सच में वो पूरा साउथ एशिया कैरेक्टर है।
या पूरी एशियन कैरेक्टर है, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी अधिक है। और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स अगर आपने चलाए हैं, वो प्रोजेक्ट्स के नतीजे क्या आ रहे हैं, आपने लोन लिए हैं, आपने जो पैसे लिए हैं, उस पैसे का जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, तो ये एक प्रोसेस है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है कि जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं या फिर जो पाकिस्तानी जो एलीट को आप देखिए, पाकिस्तानी एलीट और जो पूरी दुनिया की एलीट है सारे एक ही तरह बिहेव करते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो इंडिया से अगर आप तुलना करेंगे तो इंडिया में बहुत से जो अरबपति या करोड़पति जो हैं वो टेक्नोलॉजी के बल पे हैं, उन्होंने एक टेक्निकली इन्वेस्टमेंट किया, लोगों को जॉब दिया, उससे वो हुए। लेकिन पाकिस्तान में जो आप टॉप 10 टॉप 15 देखेंगे तो वो कौन है, वो या तो एमपी हैं, वो एक भ्रष्ट सिस्टम के कारण ऊपर आए हैं। जैसे आप फॉर्मर प्रेसिडेंट जरदारी साहब का भी नाम आता है कि वो भी बहुत पाकिस्तान के रईस हैं, लेकिन उनका कोई वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वैसा कुछ नहीं। जैसे हमारे यहाँ टाटा हुए, अंबानी हुए, तो उन्होंने एक प्रॉपर एक होता है ना कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, टेक्नोलॉजी में किया है, और भी मीडिया और भी क्षेत्रों में किया, उसके बाद आपने पैसे कमाए और आप ऊपर है। वो सिस्टम जो है, वो सिस्टम वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पीछे खींच रहा है। और जो दाम बढ़ रहे हैं उनसे उसका जो सबसे अधिक जो असर होता है वो आवाम को होता है, जो स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास हैं या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी स्थिति सच में आज बहुत ही अधिक खराब है। और अगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम है तो उस दूसरी प्रॉब्लम साथ में इनको ये फेस करना पड़ रहा है कि जैसे टेररिस्ट अटैक हुए तो आपने वहां भी निपटना है, प्लस आपको इकोनॉमी भी को भी दुरुस्त करना है। तो वो उस इकोनॉमी को मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट को कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे, और डिसीजंस ही नहीं, उसके लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छी तरह, बहुत ढंग से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा जिसका कुछ नतीजा निकले। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स जो हैं वो जो अब तक नजर नहीं आ रहे वो पाकिस्तान की ओर से लेने होंगे। कामरान साकी साहब, कुछ आंकड़े जो हैं वो चिंताजनक हैं। एक तो पाकिस्तान की जो महंगाई है वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में उस महंगाई की चर्चा है। 27.55% ये महंगाई दर पिछले 48 साल में सबसे ज्यादा है, और इस महंगाई का असर कहीं और नहीं, पाकिस्तान की आम जनता पे पड़ रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या जो भी राजनीतिक अस्थिरता रही है, जिस तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस से पाकिस्तान जूझता रहा है, उसका खामियाजा अगर पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है तो वहां के लोग भी अब वोकल हो रहे हैं, वहां के जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी बात कर रहे हैं। और खास तौर पे मैं हाल फिलहाल जो पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन हैं साजिद तरार, जो कि अमेरिका में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक जो सोच होनी चाहिए थी, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो कभी भी नजर नहीं आई, और ये जो है वो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से कोड़ में खाज का काम करती रही। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि भारत जो है वो इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इन सब पर फोकस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की लाइन ही नहीं समझ में आ रही। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं पाकिस्तान के अपने ही जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या वहां की मीडिया भी वहां की सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है या नहीं? देखिए, मैं उन लोगों की बात से तो इत्तेफाक नहीं कर सकता, और उनके लोगों के तजिए से जिनके स्टेट्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। ये जरूर है कि अगर हम इस दिहाने पे या इस मुश्किल वक्त में आए हैं तो कहीं हमसे कोताहियां जरूर हुई हैं, और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। वो चाहे सियासतदानों की सूरत में है या 2018 में जिसके आपने बात कहा कि अचानक से ग्राफ जो है वो हमारी तरक्की का और चीजों का गिरना और महंगाई और चीजें शुरू हुई और करप्शन बढ़ी, तो ये वही शख्स है इमरान खान जिसकी इंडिया और इंडियन मीडिया ने जब इन्हें 12 कवरेज की कि ये बड़े हीरो हैं और इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है और इन्हें इक़्तिदार से हटाया जा रहा है। ये वही शख्स हैं, और हर शख्स को, और यहाँ पे भी बैठे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय के अंदर भी हमें जो है वो, अगर मजीद ये हालात चलते और इस शख्स को कुछ और टाइम मिल जाता तो
तो यकीनन हालात इससे भी बदतर होने का खदशा था। बाकी अब यकीनन चीज़ों को, जैसे आपने अभी IT सेक्टर की बात की, तो यहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोस्त ममालिक और वर्ल्ड बैंक IMF की बजाय अपने पाँव के ऊपर खड़ा। ठीक है कामरान साकी साहब, एक चीज में आप लोग तो जी कामरान साकी साहब, आप लोग तो ग्राउंड रिपोर्ट्स देखते होंगे, जो ज़मीनी सच्चाई है उससे आप वाकिफ होंगे। ज़रा मुझे ये बताइए कि फ़िलहाल पाकिस्तान में अगर हम ज़मीनी तौर पर देखें, अगर क्लियर पिक्चर देखें, महंगाई की क्या स्थिति है, वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी क्या स्टेटस है, और इसके साथ ही क्या कोई सल्यूशन निकालने की बात हो रही है, और अगर ये सल्यूशन निकालने की बात हो रही है तो वो किस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है जिससे फौरी तौर पर राहत दी जाए। बाहर से मदद मांगने या बाहर से मदद मिलने की इन सारी उम्मीदों और नाउम्मीदी के बीच जो वहां की सरकार है, वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां के जो नीति नियंता हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं, जरा उसके बारे में मालूमात दें। देखिए, गवर्नमेंट का तो आपको पता है कि पंजाब में जो है वो हुकूमत वैसे ही निगरान कायम है, KPK में भी कायम है। जो वफाक है वहाँ पे मिली जुली हुकूमत है, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियां ने मिलकर जो है वो हुकूमत बना रखी है, जो अपनी हुकूमत को बचाने के पीछे बेचारे अभी तक लगे हुए हैं। बहरहाल वो कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हम IMF की तरफ जाएं, जो फौरी जहाँ से इंस्टेंट को रिलीफ मिल सकता है, ताकि उनके आने के बाद उन्हें भी पता है कि दोस्त ममालिक और कुछ ममालिक जो है या इन्वेस्टर जो है वो IMF को अगर हम एतमाद में ले लेते हैं तो वो भी आएंगे। ये अमाउंट यकीनन IMF से बड़ी होगी और सिर्फ IMF पे इन्हिसार करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये है कि अभी IMF के दबाव के ऊपर और खुद से भी इन चीजों से निकलने के लिए हुकूमत ने फौरी ये कुछ दिन पहले जो है वो 30 से 35 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया है, जिससे हुकूमत को जो उन्होंने कर्जों की वापसी करनी है या जो पैसे इकट्ठे करने हैं टैक्स की मद के अंदर, तो वो उसके लिए तो शायद उनके पास 4 पैसे आ रहे हैं, लेकिन उसका डायरेक्ट असर जो है वो आम सारिफ के ऊपर पड़ा है। जो चीजें जिनके ऊपर ड्यूटीज में और चीजों में इजाफा हुआ है, तो उससे जैसे ऑयल की प्राइसेस ले लीजिए, खाने वाला तेल है या दीगर अशिया जरूरिया है, उनमें यकीनन होशरुबा इजाफा हुआ है। ताहम अगर आप बेसिक फैसिलिटीज की बात करें, जैसे तलीम सेहत है, तो वो ऑलरेडी स्टेट जो है हेल्थ कार्ड की सूरत के अंदर और सेहत की सहूलियात फराहम कर रही है, और हमारे यहाँ प्राइमरी तक एजुकेशन और इवन के मिडल और हाई स्कूल्स में भी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में मुफ्त है। तो उसका उस तरह से असर जो है वो आम आदमी तक नहीं पड़ा। हाँ, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अभी तक हमें बड़ा ऐसा कोई वाज़ेह फर्क नहीं नजर आया कि वहाँ पे फीसिस को इन चीजों को बढ़ाया गया हो, या ट्रांसपोर्ट के किरायों में या कुछ चीजों में कुछ तब्दीली हुई है और उसका डायरेक्ट अवाम पे असर है। लेकिन आप इस तरह से नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है वो पैदा हो गई हों। अब देखना ये होगा कि इतनी मुश्किल में चीजों में अवाम को डाल के भी अगर इन हालात पे और मईशत पे काबू नहीं हुकूमत कर पाती, तो फिर शायद वो तबका, ये मिडिल क्लास लोग जो हैं। ठीक है, मैं इस पे आऊंगा कि आखिर क्या पाकिस्तान इस वक्त जो एक पॉलिटिकल लीडर की, एक मुल्क को आगे ले जाने की लीडर की जो एक क्राइसिस है, क्या इससे भी जूझ रहा है? इस पे भी हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन जरा एक बार आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक हालातों पर ET नाउ स्वदेश के दफ्तर पहुंचे रणनीतिकार मामलों के जानकार मारूफ रजा ने क्या कहा। कई सालों से लोगों की उम्मीद रही है कि पाकिस्तान सुधरेगा और पाकिस्तान की वित्त स्थिति पर विचार किया जाएगा, जिससे कि पाकिस्तान के अंदर जो खर्चे हैं उसको वो देश अपने आप संभाल पाएगा। लेकिन आप जैसा देखते आए हैं, उनके खर्चे, उनके लोन, उनकी जो अभी महंगाई है और पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे बलूची ग्रुप पाकिस्तान की सेना को अटैक कर रही हैं या तालिबान अटैक कर रही हैं AFPAC रीजन के अंदर, पाकिस्तान ये सब चीज़ को लेके डगमगा रहा है, हिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ हमदर्द ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान को डूबने नहीं देते। एक तो चाइना है और दूसरे गल्फ स्टेट्स हैं। तो ये सोचना कि पाकिस्तान की हालात श्रीलंका जैसी होगी, मैं सोचता हूँ ये अभी तो संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान
अगर सुधरेगा तो जब ही सुधरेगा कि उसकी सेना अपने देश के अंदरूनी हालात को देखते हुए थोड़ा अपनी तौर तरीके संभालेगी, खर्चे कम करेगी, क्योंकि जितना पैसा IMF के समझने में उसकी सेना पे लगाया जा रहा है, कोई देश और इतना खर्च नहीं करता इतनी बुरी हालात के अंदर। तो वो जब तक सेना पे खर्चे चलते रहेंगे, चाहे 50% हो या 70% हो, तो ऊपरी वो उनका दिखाना है कि खाली 20-26% खाली सेना के ऊपर खर्चे आते हैं, लेकिन वो खर्चे सच नहीं दिखा रहा है। IMF ने बताया है कि कोई ऑडिट नहीं होता है उनकी जितनी सेना से मिले जुले खर्चे हैं। और इसके साथ साथ हर एक चीज़ पर पाकिस्तान की बजट जो है वो कभी सेना के खर्चों को देखना नहीं चाहती, पेंशन को उसके नीचे नहीं लाना चाहती। भारत का बजट देखें कितना टाइट करके कंट्रोल कर रखा है, और फिर भी भारत की सेना चुस्त है, चौकन्ना है, और पाकिस्तान और चाइना का मिल के जवाब देने को तैयार। तो आपने मारूफ रजा को सुना, और अमित रंजन साहब मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल ये जो लीडरशिप की क्राइसिस है वो है, या चीज़ें वाकई वक्त के साथ इतनी बद से बदतर हो गई कि अभी फिलहाल किसी हुक्मरान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो अचानक सब कुछ ठीक कर दे? देखिए, लीडरशिप क्राइसिस ऐसे नहीं होता है। देखिए, लीडर हमेशा रहे हैं, और स्पेशली जैसे आर्मी की बात अगर करें तो आप देखिए 2008 के बाद से पाकिस्तान में लगातार 3 इलेक्शंस हुए हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए हैं, और बीच में मौका आया था जब काफ़ी लोगों ने कहा कि आर्मी टेक ओवर कर लेगी, ये कर लेगी, लेकिन एक मिडिल क्लास और एक वर्ग है वहाँ पे जिसने ये कम से कम मन बना लिया कि अब हम आर्मी को अपर हैंड नहीं लेने देंगे। न्यूज़ आते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट 2008 के बाद मतलब आर्मी जो भी है पावर एस्टैब्लिशमेंट का एक पार्ट है, लेकिन वो आने की संभावनाएं अभी तक तो कम है। दूसरी लीडरशिप, देखिए लीडरशिप क्या होती है कि वो आती है। लीडर्स क्या होते हैं कि एक सिचुएशन होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन जिसमें पैदा होते हैं, और जो अभी शहबाज शरीफ साहब हैं तो वो मजे हुए लीडर हैं। वो ऐसा नहीं है कि आज एक दिन या 2 दिन में अचानक से प्राइम मिनिस्टर बन गए। वो इसके पहले उन्होंने पंजाब में काम किया है, उनकी फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, या फिर जो इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं तो उसमें या फिर PPP के भी जो मिनिस्टर्स हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो नए हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है। तो अपने चाहे हिना रहमानी खार हो, चाहे जो भी हो, तो उनका एक एक्सपीरियंस है, एक पास्ट है। तो ऐसा नहीं है कि लीडरशिप नहीं है। देखिए, क्राइसिस आई है, अब वही मैंने जो शुरू में कहा कि आपको करेज दिखाना है कि आपको चीजों को बदलनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और यही बात बार बार हो रही है। समय कम है अमित रंजन साहब, और वाकई इस चर्चा का मकसद यही था कि हम समझने की कोशिश करें कि आखिर जो ग्राउंड पर हालात हैं वो किस तरह से हैं, किस तरह से पाकिस्तान में स्थितियां जो हैं वो अगर इस हालत में पहुंची हैं तो उसके जिम्मेदार कौन हैं। तो उसकी एक साफ तौर पर जो तस्वीर इस चर्चा से निकलकर सामने आती है वो यही है कि इस पूरे हालत में कहीं ना कहीं एक वक्त से पहले चीज़ों को ना भांप पाना, जो पॉलिटिकल क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता जो है उसने कहीं ना कहीं एक ऐसा वॉइड क्रिएट किया जिसमें जब सत्ता में कोई हुक्मरान आया और किसी और ने छोड़ा तो बहुत वक्त तक चीज़ों को संभालने में ही मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से चीज़ें बद से बदतर हो रही हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और बार बार एक बात सामने आ रही है जिसको लेकर खुद पाकिस्तान की मीडिया में भी बार बार ये चर्चा हो रही है कि क्या जो ये मदद की बात हो रही है, ये मदद की बात कहीं एक एहसान न बन जाए। चाहे चीन की मदद की बात की जाए, बार बार सवाल उठता है कि क्या ये एक एहसान ऐसा पाकिस्तान पे न बन जाए कि वो उसको इंटरनली ही तोड़ने न लगे। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आगे देखना होगा, और ये बात शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि आज वो भारत को जहां देखते हैं उसे देखकर उन्हें इस बात का अफसोस जरूर होता है कि पाकिस्तान आखिर किन चीजों में उलझा रहा जो कि उसे स्थिति में आज पहुंचना पड़ा। और इसके साथ ही वो चाहते हैं कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो बेहतर हों, लेकिन सवाल बार बार वही है कि जो
पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में होता रहा है, क्या वो बंद होगा? तब जाकर दोस्ती की बात हो सकती है। इन सारे पहलुओं पर पाकिस्तान को गौर करना होगा और तभी जाकर स्थितियां वहां पर बेहतर हो पाएंगी। उम्मीद यही करते हैं कि आवाम की जो वहां की तकलीफें हैं, पीड़ा है, वो जल्द से जल्द दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कामरान साकी साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही अमित रंजन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए अब रुख करते हैं अपने दूसरे अहम मुद्दे का, और वो है हमारे और आपके शहर की बिगड़ती आबो हवा, और खासतौर पे बंबई की खराब व्यवस्था जो इस वक्त आबो हवा है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली की बेहद खराब क्वालिटी को लेकर अक्सर बातें होती रही हैं। सर्दियों के साथ ये मुश्किल और बढ़ जाती है, लेकिन दिल्ली की पुअर एयर क्वालिटी की लिस्ट में टॉप पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली नहीं, अब 1-2 दिन पहले के आंकड़ों की बात करें तो मुंबई की एयर क्वालिटी दिल्ली से 3 गुना खराब पाई गई। मुंबई शहर उससे सटे हुए जो सबर्ब्स हैं यानी उपनगर हैं, वहां हवा की क्वालिटी काफी खराब पाई गई। गाड़ियों की बढ़ती तादाद, कंस्ट्रक्शन, मौसम का बदलता मिजाज, ऐसे कई वजह हैं जो मुंबई करों के सांसों पर प्रदूषण का कहर और असर जो है बुरा असर वो बढ़ा रहे हैं। बढ़ते पोल्यूशन पर कैसे लगाम लगेगी, इसे रोकने के क्या इंतजाम करने होंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि मुंबई की जो आबो हवा है, मुंबई की जो एयर क्वालिटी है, उसकी एक तरह से मिसाल पिछले कई सालों में देती जा रही थी कि साहब यहाँ तो बहुत बेहतर स्थितियाँ हैं और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ की हवा जो है वो उसकी क्लींजिंग होती है। यहाँ समंदर है, यहाँ आरे जैसा जंगल है जो यहाँ की हवा को शुद्ध करने में बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुंबई वो रुतबा, वो हैसियत खोती जा रही है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जानी मानी पर्यावरणविद सुमैरा जी। सुमैरा अब्दुल अली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आवाज़ फाउंडेशन की एनवायरमेंटलिस्ट हैं। सुमैरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। पहले भी आपसे हमने चर्चा की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रदूषण का स्तर है ये शायद टेम्परेरी है, लेकिन एक बार फिर ये कमबैक इसने किया है और एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है मुंबई के प्रदूषण की। क्या फैक्टर्स देख रही हैं आप, और क्या ये तात्कालिक है या इस तरह की जो रेपिटेशन है वो हमें आने वाले वक्त में मुंबई के पूरे एनवायरनमेंट में नजर आने वाली है? पहले तो थैंक यू मुझे ये आपके उसमें बुलाने के लिए। मुझे तो बहुत लगता है कि ये जो मुंबई की एयर क्वालिटी इतना खराब हो चुकी है, इसकी वजह है कि हम खुद के हाथों से ये कर रहे हैं। और हम नॉट ओनली ये कि हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि क्या सोर्सेज है, हम बार बार कमिटियां बना रहे हैं, हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। और इनफैक्ट जो पहले हम कहते थे कि समुद्र है और वो सब चीज उससे साफ हो जाएगी, हम वो भी ब्लॉक करके रखे हैं, क्योंकि उस समुद्र के बिल्कुल किनारे पे एक हम कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी साइट चालू ही है, तो समुद्र उसका काम कर ही नहीं सकता है और हम अंदर ट्रैप्ड है। मैंने कहा है पहले कि दिल्ली इज अ लैंडलॉक्ड सिटी और मुंबई चूजेस टू बिकम अ लैंडलॉक्ड सिटी, क्योंकि हम समुद्र को ब्लॉक कर रहे हैं और उसके अंदर जो हो रहा है सो अंदर ही रह रहा है। इसके काफी वजह है, सब लोग को पता है कि वेहिकुलर ट्रैफिक एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, बट और भी कुछ उसके कारण है। एक तो जो गार्बेज डंप्स बर्निंग है, जो पावर प्लांट्स अपने मुंबई के अतराफ में है, जो कि और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो कि कोई कबूल करने राजी नहीं है, कंस्ट्रक्शन। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जिस दिनों में दिल्ली की एयर पोल्यूशन बहुत बुरी थी और हमारी ठीक थी, उस दिनों में हमारे पास ट्रैफिक भी थी, पावर प्लांट्स भी थे, सब कुछ था, बट जो हमारा समुद्र है अपना काम कर सक रहा था। गार्बेज डंप्स बर्निंग ये भी एक है। जो नई चीज आ चुकी है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। आप कोई भी तरफ में देखो मुंबई में आज के दिन, तो या के इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन चल रहा है या प्राइवेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और हमको ये कहा गया है कि मुंबई का कुछ 40% रिकंस्ट्रक्ट होने वाला है इन आगे आने वाले दिनों में। ये जबकि
हम लोग का सिचुएशन है, तो हमको ये चाहिए एज पीपल हु लिव इन मुंबई जिसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, अगर मेरे नजदीक में एक कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई भी जात का कंस्ट्रक्शन, और उसमें कोई मिटिगेशन मेजर नहीं हो, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो कि क्या वो कंस्ट्रक्शन कितना उसका प्रदूषण है, तो उसका डेफिनेटली कोई इलाज हो ही नहीं सकता है। तो अगर नहीं भी कहो कि कंस्ट्रक्शन रुकना चाहिए, तो कम से कम ये तो हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के तरीके में, जबकि हमको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉमिस हो रहा है, तो हमारे लिए वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन मेथड्स भी दो ना, कि हमारी हेल्थ ठीक रहे। और कोई लोग जो बूढ़े लोग हैं, जो कि बीमार लोग हैं, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर देम। तो हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि हम कुछ करेंगे नहीं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज, आपको सहना पड़ेगा। दिस इज नॉट द रोल ऑफ गवर्नमेंट। हेल्थ इज अ प्राइमरी रोल ऑफ गवर्नमेंट। और हमने मांगा था कि हमको कम से कम एक एडवाइजरी दे कि जिस दिन बहुत ज्यादा खतरनाक हो तो हमको बोले कि हमको क्या करना चाहिए। इसका भी आज के दिन तक जवाब ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंटेंशन है एयर पोल्यूशन को कम करने का। मुझे यही इंटेंशन दिख रहा है कि बाय पुटिंग द बर्डन ऑन सिटीजन्स, कि इंडिविजुअली हमको हमारे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है, कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इन प्रोटेक्टिंग आवर हेल्थ। ना कि एडवाइजरी मिल रही है, ना कि एनी काइंड ऑफ बिल्कुल। एक बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया कि कंस्ट्रक्शंस अगर एक बड़े लेवल पर हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अगर हम उसे एक कह रहे हैं कि ये एक डेवलपमेंट का एक लीप है, आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी तस्वीर इससे बनती है, तो उस कंस्ट्रक्शन के साथ अगर हम एक बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, एक बड़ा विजन देख रहे हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन के साथ कुछ जो मेजर्स हैं, उस कंस्ट्रक्शन के साथ जो तौर तरीके हैं, वो भी उसी स्तर के होने चाहिए। उसमें भी हमें एक इंटरनेशनल पैमाना दिखना चाहिए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को, मैं मानता हूं कि शायद उससे बहुत बड़ी रक्षा तो नहीं होगी, लेकिन कुछ भी कंट्रीब्यूशन अगर कम होगा तो वो मुंबई की सेहत के लिए, शहर की सेहत के लिए बेहतर होगा। और आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया सुमैरा मैम कि एडवाइजरी नहीं है। अगर इस लेवल पर कुछ पहुंच रहा है तो कोई किसी तरह की अवेयरनेस नहीं है, किसी तरह का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं है। बड़ा सवाल है ये। और डॉक्टर नवनीत सूद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा के लिए। सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल से। डॉक्टर नवनीत, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मेरा सवाल है कि हम बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि साहब इस तरह का प्रदूषण होता है तो क्या क्या तकलीफें होती हैं। मैं समझना चाहूंगा कि एक ऐसा शहर जिसको इस तरह के प्रदूषण की आदत नहीं है, जो जहां के लोगों के लंग्स, जहां के लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बेहतर आबो हवा में रहने का आदी हो चुका है, उस पर जब इस तरह का अचानक से अटैक होता है, इस तरह की अचानक से हवा खराब हो जाती है, वो कितनी चिंताजनक है और ये किस तरह की परेशानियां पैदा करती है? देखिए, मैं तो दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली में तो पोल्यूशन की बहुत समय से प्रॉब्लम चल ही रहा है। मुंबई में एक एडवांटेज ये हमेशा रहता था कि थोड़ा विंडी रहता है, तो पोल्यूशन लेवल्स इतने ज्यादा हाई नहीं होते थे। और ऑब्वियसली जैसे पहले पैनलिस्ट ने बताया कि आपका सी है वो भी काफी एरिया को क्लीन करके रखता है। अब आप ये सोचिए कि अगर इस सब के नेचुरल चीजों के बावजूद भी पोल्यूशन लेवल्स इतने आ रहे हैं, तो द लेवल ऑफ पोल्यूशन विल बी मच हायर देन व्हाट वी आर सीइंग इन दिल्ली इवन आफ्टर दीज नेचुरल थिंग्स की विंड्स भी चलती हैं और सी भी है, उसके बावजूद भी आपके एक्यूआई लेवल इतने हाई आ रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में तो आपको प्रॉब्लम रही थी, अगर आप मुंबई में भी यही प्रॉब्लम होने वाली है, तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हमारे लंग्स से रिलेटेड हैं, स्पेशली जो एस्थमेटिक्स और सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं, वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मुंबई में मेरे ख्याल से ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है, तो व्हीकुलर पोल्यूशन जो है वो भी बहुत रैपिडली ज्यादा बढ़ता है। और उसके साथ अगर ये वाला पोल्यूशन जो कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड हो, तो जो वल्नरेबल ग्रुप है
उनमें लंग्स के प्रॉब्लम्स, उससे आगे सुपर एडेड इन्फेक्शंस, तो मल्टीपल विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को एलर्जिक राइनाइटिस से शुरू होती है, फिर ब्रोंकाइटिस होती है, फिर एस्थमा होता है, और सेम ही चीज बड़ों में भी कुछ कुछ उसी हिसाब से रहता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा तो ये कैंसर के भी एक मेजर रिस्क फैक्टर रहता है। तो ये सब चीजें हैं, बेसिकली ये सबको देखना पड़ेगा। मुंबई में भी लोगों को, सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना पड़ेगा, कैसी भी कौन सी भी गवर्नमेंट हो। तो ये एक अलार्मिंग चीज है, मुंबई में ये होना अलार्मिंग है, क्योंकि दिल्ली में ये नेचुरल हिंडरेंसेस नहीं थी पोल्यूशन के लिए। अब ये यहाँ पे अगर नेचुरल सब चीजों के बावजूद भी अगर पोल्यूशन हो रहा है तो पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर नवनीत, आपने बहुत अहम बात कही। और सुमेरा जी, मैम मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप बोल रही थी कि एक पैमाना होना चाहिए, एक तरीका जो होना चाहिए वो अपनाया नहीं जा रहा है। क्या वो तरीके हैं जो हम एक आदर्श के तौर पर देखते हैं बाकी दुनिया के मुल्कों में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो इस तरह के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस के साथ अपनाती हैं, और जहां मुंबई जो है वो लैग कर रहा है इस मामले में? पहले तो ये है कि जो बीएमसी कंस्ट्रक्शन की परमिशन देता है और बीएमसी खुद भी कंस्ट्रक्शन करता है, उसमें काफी कुछ कंडीशंस ऑलरेडी रहते हैं। एक तो होता है कि पानी स्प्रे होना चाहिए, दूसरा होता है कि कवरिंग होना चाहिए। ऐसे सब बहुत अलग अलग मेजर्स होते हैं जो कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दीज आर नॉट रॉकेट साइंस, ये दुनिया भर का इस्तेमाल होते हैं मेजर्स। बट हमारे वहाँ ये सब पेपर पे डालने के बाद उसके आगे कुछ नहीं होता है। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके देखोगे, आपको दिखेगा कि धूल वहां से उड़ रही है। एंड नॉट ओनली धूल, बट मेरा ये कहना है कि अब हम AQI तो मेजर कर लेते हैं, वो धूल के अंदर, AQI के अंदर क्या मटेरियल है। कंस्ट्रक्शन साइट में ये है सीमेंट कंक्रीट, जो कि हम अंदर हमारे शरीर के अंदर सांस लेके सीमेंट कंक्रीट ब्रीथ कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को कम करने के लिए बिल्डर्स को कुछ खर्चा करना पड़ेगा टू क्रिएट मिटिगेशन मेजर्स। तो हमको कंस्ट्रक्शन करना है वर्ल्ड क्लास, पर हमको एक पैसा भी नहीं भरना है टू कंट्रोल द आउटकम ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन, एयर पोल्यूशन, सीमेंट कंक्रीट डस्ट, रोड डस्ट ड्यूरिंग रोड कंस्ट्रक्शन साइट। तो प्राइवेट बिल्डर्स हो या जो पब्लिक बिल्डिंग हो रही है, दोनों का भी यही है। और ये चीजा नहीं है जो कि मुझे उनको सिखाना है, उनको पता है, उनको पैसे नहीं खर्च करना है, ये बात बिल्कुल, है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो ये खर्चा बचा रहे हैं, वो ये खर्चा बचा रहे हैं। रूल बुक में बहुत सारी चीजें हैं, ये जो मेजर्स हैं और क्या क्या आपको करना है, ये सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं और आपको करनी भी चाहिए, आपकी ये जिम्मेदारी है। लेकिन ये वो खर्चा बचा रहे हैं और ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है कि जब चीजें एक नियमावली बनी हुई है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? आप मुंबई क्या दुनिया के किसी भी बड़े शहर को देखें, उन सब में पोल्यूशन एक चुनौती है, लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए बड़े बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो इतनी बड़ी समस्या मुंबई की हो गया है कि आप अपने घर से निकलते हैं, 10 कदम चलिए, आपको रोड खुदी हुई मिलेगी, आपको बड़ी बड़ी मशीनें नजर आएंगी, लेकिन उसके आसपास किसी तरह का कोई मेजर्स नहीं अपनाए जा रहे हैं। उसी रास्ते से लोग जा रहे हैं, धूल उड़ रही है, सीमेंट और पता नहीं क्या क्या केमिकल्स जो हैं वो वातावरण में जा रहे हैं, लोगों के लंग्स तक जा रहे हैं, लेकिन इसकी परवाह किसे है, ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर सूद, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, ये जो प्रदूषण है ये केवल हमारे लंग्स या हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उस पर ही अटैक करता है या बाकी और भी चीजें हैं? क्योंकि हम हाल फिलहाल बॉम्बे के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो आई इन्फेक्शन है वो बड़ा अलग अलग तरीके का लोगों को सामने आ रहा है और ये कई बार ये बड़ा लंबा चल रहा है। देखिए, लंग्स खाली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लंग्स तो इनफैक्ट लास्ट ऑर्गन है जहाँ पे पोल्यूशन का इफेक्ट आता है। तो अगर लंग पे इफेक्ट आने लगते हैं तो आप समझिए कि बाकी जो ऑर्गन डायरेक्ट कांटेक्ट में एनवायरनमेंट के, वो पहले इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने आई की बात की, नेजल सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, नेजल इन्फेक्शंस बहुत सारी हैं, नेजल एलर्जीज बहुत कॉमन है।
दूसरा माउथ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, ओरल कैविटी की, स्किन के बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन रैशेस, वो तो वाटर पॉल्यूशन के साथ भी है और डस्ट और इसके साथ भी रहता है। तो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व है। लंग इन्वॉल्वमेंट, जैसे अभी बात चल रही थी कि सीमेंट का इनहेलेशन हो रहा है और बाकी चीजें हो रही हैं, तो अभी जैसे हम लोग ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स में कॉमनली एंथ्राकोसिस पिगमेंट पाया जाता है। नॉर्मली एंथ्राकोटिक पिगमेंट हम स्मोकर्स में पाया करते थे, बट अभी नॉन स्मोकर्स में भी पाया जाता है। तो वो प्रॉब्लम जो है वो अलग अलग टाइप की चीजें हैं जो आपके आई में भी जा रही हैं, आपके नॉस्ट्रिल्स को भी इन्वॉल्व कर रही हैं, साइनोसाइटिस बहुत ज्यादा होगा, राइनाइटिस बहुत होगा, ईयर की प्रॉब्लम्स बहुत होंगी। तो ये सब चीजें जो है ये कॉमनली होंगी। और जो कार्सिनोजेनेसिस है या जिसको हम बोलते हैं कैंसर बढ़ाने वाली चीजें, वो किसी भी चीज का कैंसर जो है वो ये पोल्यूटेंट्स जो है वो बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो वो डिपेंड करता है, वो सारा ऑर्गन, बॉडी हमारी एक आइसोलेटेड ऑर्गन से नहीं है, वो सारा सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वाकई एक अलार्मिंग बात है मुंबई के लिए कि इस तरह की स्थितियों के लिए शायद कभी मुंबई तैयार नहीं थी, लेकिन जो फैक्टर्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए कि आखिर किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, और एक बात साफ तौर पर समझ में आती है कि इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। जिस तरह से आज मुंबई में कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और उनमें किसी तरह के जो एक कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड मेजर्स अपनाने की जो बात हो रही है वो किताबों में है, वो फाइलों में है, वो बहुत सारे बुकलेट्स में है, नियमावलियों में है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रही। और वो इसको आप परख भी सकते हैं। ये अगर आप बम्बई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो आप जिस भी इलाके में रहते हो आप इसको आसानी से अपने सामने देख सकते हैं कि आखिर किसी आपके घर के पास कोई बिल्डिंग भी बन रही है तो वहाँ पर क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। दिन के वक्त में भी आप कंप्लेन करते रह जाइए, लेकिन चाहे नॉइज पोल्यूशन हो चाहे एयर पोल्यूशन हो, इसको लेकर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता और वाकई इस पर चिंता करने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुमैरा जी और डॉक्टर सूद, आप दोनों का बहुत ही बेहतर चर्चा रही। उम्मीद यही करते हैं कि इस चर्चा के जरिए ही सही एक बहस शुरू हो और बार बार ये जो मुद्दा है पोल्यूशन का, और खासतौर पे मुंबई के पोल्यूशन का, इसके पहले भी हम लेकर आए थे जब स्थितियां बर्बाद हुई थी, जब स्थितियां खराब हुई थी, तब भी यही कोशिश थी कि कम से कम इस पे तवज्जो दी जाए। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर और बात करेंगे हम बैंकिंग सेक्टर की। तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर आरबीआई की चिंता सामने आई है। दरअसल आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर की सेहत को लेकर कहा है कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी लचीला और स्थिर बना हुआ है और उसकी बैंकिंग सेक्टर पर पूरी नजर बनी हुई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। आपने देखा होगा कि अडानी ग्रुप कंपनीज की वजह से बहुत सारे स्पेकुलेशन, बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स आ रही थी, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया है कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसकी हेल्थ स्ट्रांग बनी हुई है। साथ ही साथ जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो लिक्विडिटी रेशियो हो, चाहे वो कैपिटल रेशियो हो, सारे बैंकिंग के जो सिस्टम में जो पैरामीटर्स हैं वहां पर बैंकिंग हेल्थ स्ट्रांग है। और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया है कि कोई भी तरीके का जो डिफॉल्ट होता है 5 करोड़ से ऊपर का, वो सिस्टम में आरबीआई के आ जाता है, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और साथ ही साथ सभी बैंकों ने जो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क है उसकी लिमिट के अंदर ही सारे लोन लिए हैं। इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑन रिकॉर्ड आकर बोला है कि उनके जो भी एक्सपोजर हैं अडानी ग्रुप के, वो आरबीआई के लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क की लिमिट से काफी कम है। और इधर मोदी सरकार इस साल के बजट के प्रचार प्रसार के लिए फुल एक्शन में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बीजेपी के सभी सांसदों को बजट की जानकारी दी और इसकी पूरी बारीकियां बताईं। जनता के बीच जाकर कैसे बजट के फायदे बताए जाएं, वित्त मंत्री ने बीजेपी सांसदों को इसकी भी क्लास दी। बता दें कि पार्टी ने बजट के प्रचार के लिए एक हाई लेवल टीम बनाई है जिसमें मंत्रियों के 3 ग्रुप हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, वैसे तो मोदी सरकार हर साल आम बजट के बाद एक आउटरीच प्रोग्राम जो है वो रखती है, जिसमें कि अपने एमपीज़ के ज़रिए, मिनिस्टर्स के ज़रिए देश के हर इलाके में बजट में क्या घोषणाएं हुई हैं, उनके जीवन पर इसका क्या असर होगा, इसकी जानकारी देती आई है। लेकिन इस बार ये ख़ास इसलिए है क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और
अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है, लिहाजा कुछ अहम घोषणाएं भी हुई हैं। उसको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने एमपीज़ को, लोकसभा राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं बीजेपी की तरफ से, उनको जानकारियां दी। एमपीज़ के मन में जो सवाल थे उन्होंने पूछे, उसकी भी जानकारी वित्त मंत्री ने दी और ये तरीके भी बताए गए जिस पर चर्चा हुई कि आखिर अलग अलग इलाकों में हर कैटेगरी के लोगों के बीच में जाकर, युवाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, महिलाओं के बीच में कैसे इस बजट की जो बारीकियां हैं उनको बतानी है और कैसे ये बजट उनके जीवन पर असर डालने वाला है सकारात्मक रूप से आने वाले दिनों में, इसकी जानकारी वो देंगे। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 4 और 5 तारीख को देश भर में अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के जो सरकार के जो मंत्री हैं वो करीब 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अलग से सभाएं करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जो बजट की खूबियाँ हैं, जो घोषणाएँ हुई हैं, उसकी जानकारी उनको देंगे। अगर आप लिस्ट पर नज़र डालें तो जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है वो बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जो है वो भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आईएनबी और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पीएम मोदी का जलवा विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में ये नजर आया है। सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ा है। ताजा सर्वे में पीएम मोदी को 78% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे काम कर रहे हैं? 78% भारत में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर्वे किए थे और उस सर्वे में नंबर 1 पोजीशन में नरेंद्र मोदी है। उनका 78% अप्रूवल रेट है। उसके बाद है 68% प्रेसिडेंट ओब्राडोर मेक्सिको का। और जितने बड़े नेता है, जो बाइडेन का अप्रूवल रेट 40% है। ऋषि सुनाक ब्रिटेन में है प्राइम मिनिस्टर, उनका 30 है। इमैनुअल मैक्रोन की बहुत कम है फ्रांस का। तो नरेंद्र मोदी के बारे भारत में बहुत ही हाई अप्रूवल रेटिंग है, 78% अभी है। और ये अप्रूवल रेटिंग किए हैं ये मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, अभी रिलीज हो गया है। 78% फॉर नरेंद्र मोदी और 50% से कम जो बाइडेन का, ऋषि सुनाक का, इमैनुअल मैक्रोन का। बढ़ते आगे, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार आने वाले 3 से 4 मार्च को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 एडवांटेज आंध्रा का आयोजन विशाखापत्तनम में यानी वाइजैग में करने जा रही है। इस भव्य समिट में आने वाले मेहमानों को आंध्र प्रदेश की रोमांचक संस्कृति, कला और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। Consecutively for 3 years in a row, especially when industry representatives now are part of the procedure which actually awards ease of doing business, that all of us can come together to actually create one of the best envisioned journey of yours in industry. इस भव्य समिट में आने वाले मेहमानों को आंध्र प्रदेश की रोमांचक संस्कृति, कला व स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मौका भी मिलेगा। इधर BSE IPF के सहयोग से ET नाउ और ET नाउ स्वदेश ने इन्वेस्टर मंच का आयोजन किया है। BSE के कन्वेंशन हॉल में शनिवार 4 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने वाले इस इन्वेस्टर मंच में देश के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट और फंड मैनेजर्स शामिल होंगे। इस कैंप में निवेश को लेकर अपने अनुभव साझा करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट संदीप सभरवाल, HSBC म्यूचुअल फंड के CEO कैलाश कुलकर्णी, रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा इन्वेस्टर मंच में अपने अनुभव साझा करेंगे। इन्वेस्टर मंच में
हिस्सा लेने के लिए आपको जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आपको फोन करना है या फिर आप SMS के जरिए भी रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं।